उत्तरकाशी में आई तबाही के बाद आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ उत्तरकाशी के वरिष्ठ पत्रकार और पर्यावरणविद त्रिलोचन भट्ट जी हैं। त्रिलोचन जी, ये पहाड़ों को किसकी नजर लग गई है? कभी गांव के गांव बहे जा रहे हैं, कभी जी, दीवारों में दरारें आ जाती हैं। आप तो वहां जी। रहते हैं, आप बताइए ये सब क्यों हो रहा है? जी, देखिए कहने के लिए तो ये प्राकृतिक आपदाएँ कहा जाता है। कभी बादल हम्म। फट जाते हैं या कभी बाढ़ आ जाती है। लेकिन वास्तव में ये जो असंतुलित विकास है, अवैज्ञानिक विकास है, असली बात इसकी ये है। हम हम्म। लगातार सड़कों पे भी कहते हैं, लिखते भी हैं, वीडियो में भी बोलते हैं कि भैया इस तरह का विकास हमें नहीं चाहिए। जब इंसान ही नहीं रहेगा, तो इस विकास का हम करेंगे क्या? किसके लिए ये विकास हो रहा है? लेकिन हमें लगता है कि सरकारों को इसी तरह के विकास के लिए शायद पैसा मिलता है कहीं से और वो इस तरह के विकास करते रहते हैं। एक ऑल वेदर रोड यहाँ बनी हुई है चारों धामों में, जिसमें ये धराली वाला भी उसी रोड का एक हिस्सा है। हम्म। और बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए भी ये बहुत चौड़ी सड़क, जिसकी पहाड़ों के लिए इतनी जरूरत ही नहीं है। भाई हम तो कहते हैं कि हमारे जो है ना, हमारा कद भी छोटा है, हमारी हम्म। गायें भी छोटी होती हैं, लेकिन हमें इतनी चौड़ी सड़क नहीं चाहिए। हम सकरी सड़क से भी जा सकते हैं, लेकिन इनको बिल्कुल। पैसे खपाने हैं और उसमें कमीशन हम्म। मिलता है। तो इस तरह के विकास लगातार किए जाते रहे हैं। तो हम्म। होता यह है कि प्राकृतिक आपदाएं तो आती हैं, वैसे भी ग्लोबल वार्मिंग का टाइम है। अच्छा जी, वो देखिए कुछ न कुछ। विकास के काम तो होंगे ही और हर जगह होते ही हैं। आप किस जी, तरह के विकास कार्यों की बात कर रहे हैं जिसका असर पर्यावरण पर इतना बुरा हो रहा है कि जी, कभी ना कभी पहाड़ों पर इस तरह की आपदाएं आती ही रहती हैं? जी, जी। मैं इस तरह के विकास की बात कर रहा हूँ। विकास हाँ। हो लेकिन एक वैज्ञानिक तरीका होता है, सस्टेनेबल हाँ। डेवलपमेंट जिसको हम बोलते हैं, यस। वो हमें कहीं नज़र नहीं आता है ना? हम्म। वो सारे के सारे पहाड़ काट दिए। अब लगातार आजकल क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ जो पहले चार धाम रोड थी, पहले उनके स्लोप सड़क से यूँ होते थे तिरछे, जी लेकिन अब हाँ। सीधे हो गए हैं। मशीनें लगा के उन्होंने सीधे कर दिए। ऊपर से जब पत्थर गिरता है, सीधे गाड़ी के ऊपर गिरता है और लगातार हर महीने जी। लोग इसमें मर रहे हैं। तो हम इस तरह के विकास का विरोध कर रहे हैं। आप जंगल काट रहे हैं, कहते हैं आपके इन जंगलों के बदले हम कहीं और जंगल लगा ले रहे हैं, लेकिन कहाँ लगा रहे हैं? कहीं हमें ऐसा नहीं दिखा कि जहां इन्होंने जंगल लगाए होंगे। चार हम्म। धाम के नाम पे हो चाहे किसी के नाम पे, उसके अलावा एक और संस्कृति आ गई है पहाड़ों में, हम्म। होम स्टे और रिजॉर्ट की हाँ। संस्कृति। तमाम हाँ। नदियों के किनारे, मैं वैसे देहरादून में रहता हूँ, उत्तरकाशी में नहीं रहता हूँ। हम्म। देहरादून में भी तमाम नदियां हैं और यहाँ से थोड़ी दूर सरखेत है। 2 साल पहले वहां भी यही हालत हुई थी। तमाम हम्म। नदियों के किनारे नदियों की जो प्रवाह है, उसको हम्म। रोक के आपने रिजॉर्ट बना दिए हैं। अब ये धराली क्या है? धराली भी दरअसल पुराने मलबे में बसा हुआ एक कस्बा है, जिस नाले में, पहाड़ी नाले में जिसमें कल उफान आया, वो उस जी हाँ। नाले में पहले भी इसी तरह की बाढ़ आ चुकी है। और उस बाढ़ ने जो है, इस नाले का प्रवाह थोड़ा मोड़ दिया था। ये बाईं तरफ की बजाय दाहिनी तरफ इसका प्रवाह हो गया था और बाईं तरफ जो मलबा भर गया था, उसमें दुकानें बन गई, रिजॉर्ट बन गई, होटल बन गए, दुकानें बन हम्म। गई, तमाम तरह की पता नहीं क्या क्या चीजें बन गई। हम्म। लेकिन जब फिर से वही बात हुई, तो उसने अपना पुराना प्रवाह पकड़ लिया और फिर से उस तरफ चला गया, पुराने प्रवाह की तरफ। तो नाले नदियां तो अपना पुराना प्रवाह पकड़ती ही रहती है। एक और बात आप धराली में देखेंगे, हाँ। धराली हाँ। के ठीक नी- धराली के ठीक नीचे भागीरथी है। तो हाँ। भागीरथी का प्रवाह भी शायद उस पुरानी बाढ़ की वजह से ही कुछ पीछे खिसक गया है। पहले हाँ। भागीरथी इधर थी, अब पीछे है। तो आधा आधा उसका हिस्सा जो है भागीरथी के प्रवाह में है और बाकी कुछ हिस्सा उसके उस इस नाले के, जिसको खीर गंगा कहा जा रहा है, इस नाले हाँ। के प्रवाह के बीच जहाँ में पर है। बादल तो फटा इस है। तर... अच्छा त्रिलोचन जी, जी, इसके इसके पहले भी जो 3 आपदाएँ आई, उसके बाद जो भूगर्भ वैज्ञानिक थे, आप धराली की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं इस पर थोड़ा और डीप में जानना चाहूँगी। इसके पहले जी, भी भूगर्भ वैज्ञानिकों ने तीनों आपदाओं के बाद राज्य सरकारों को सलाह दी थी कि आप धराली गाँव को कहीं और शिफ्ट कर दें। लेकिन जी, समय जी, जी, रहते स्टेप नहीं लिया गया था। ये भी कहा गया था कि ये जगह जो है वो आपदा के लिहाज से एटम बम है। जी, लेकिन जी, राज्य बिल्कुल। सरकारों ने सही स्टेप नहीं लिया। तो क्या क्या उत्तराखंड में या फिर उत्तरकाशी में सरकारें सिर्फ क्या हिंदू मुसलमान करने के लिए बैठी हैं क्या? जब उनको पहले से जी, पता है कि ऐसा हो सकता है, तो कोई सही जी, स्टेप जी, क्यों नहीं बिल्कुल, लिया गया? बिल्कुल। इसका इंतजार जी, कर रहे थे क्या? जी। तो दरअसल कल ही भूवैज्ञानिक हैं यहाँ के डॉक्टर एसपी सती, उनसे मेरी बात हो रही थी। जी। एसपी सती और एक और भूवैज्ञानिक हैं, डॉक्टर नवीन जुयाल। ये दोनों लोग 2 साल पहले ही उस क्षेत्र में गए थे और हाँ। उन्होंने बाकायदा उस समय कहा भी था धराली के लिए खतरा है। इसके अलावा जब ये चार धाम रोड प्रोजेक्ट बन रहा था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक
एम्पावर्ड कमेटी बनी थी, डॉक्टर रवि चोपड़ा उसके अध्यक्ष थे, हालांकि बाद में हटा जी। के उन्होंने अपने दूसरी हम्म। रिपोर्ट दे दी थी। हम्म। उन्होंने तो बाकायदा कई जगह चिन्हित कर दी थी कि यहाँ 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 ये खतरा हो सकता है, इसलिए यहाँ बहुत चौड़ी सड़क की जरूरत नहीं है। तो हम्म। भूवैज्ञानिक तो लगातार कह रहे हैं, डॉक्टर रवि चोपड़ा हो, एसपी सती हो, डॉक्टर नवीन जुयाल हो, सब ने कहा, लेकिन सरकार को तो किसी चीज पर ध्यान देना ही नहीं है ना। उन्हें पता है कि जैसे आप कह रहे हैं, उन्हें पता है कि हमें वोट तो हिंदू मुसलमान के नाम पे ही मिलने हैं, और हम्म। उत्तराखंड को इन्होंने इस तरह से बर्बाद करके हिंदू मुस्लिम के विवाद में जो झोंक दिया है, जिस तरह प्रयोगशाला बना दिया है, और अब भी इस मामले में भी जो है ना कहीं अब जी। ये कोई बड़ा वो ले आएंगे, बड़ा मुद्दा ले आएंगे हिंदू मुसलमान का, और वहां लोगों को बांट देंगे। इस तरफ लोगों का ध्यान ही न जाए, बेरोजगारी की तरफ न जाए, आपदाओं की तरफ न जाए, महंगाई की तरफ, किसी की तरफ लोगों का ध्यान न जाए, लोगों का ध्यान सिर्फ उसी पे केंद्रित रहे। ये लगातार यहाँ प्रयास होते रहे हैं इस उत्तराखंड में। जी। अच्छा, क्या ये जो जहां पर बादल फटा है धराली में, वो जी। उसके लिए तो पहले ही से कहा जा रहा है कि एक वो सेंसिटिव जोन है, जी खीरगंगा का बिल्कुल। मुख है, यहाँ पर कभी भी बड़ी घटना हो सकती है। तो क्या हम्म, ये जो बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है त्रिलोचन भट्ट जी, ये भी जी एक कारण हुआ कि जो बादल फटा उसने इतनी बड़ी तबाही ला दी? ओवर जी जी कंस्ट्रक्शन जो जी चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। जी जी, मैं कह रहा हूं ना कि इस गदेरे में पहले भी बाढ़ आई थी, हाँ। और वो जो नया हिस्सा जो कल रहा है, बुरी तरह से तिनकों की तरह जो बिखर गया, वो उस मलबे जी। में ही था। तो पहली बात तो ये है, जहां इस तरह के इलाके हैं, इस तरह के गदेरे जिस जो नाले हैं, उसके आसपास नहीं बनने चाहिए, ऐसे निर्माण होने नहीं चाहिए। पहले का जो पुराना आप धराली गांव देखेंगे कि वो उसी से लगता हुआ, लेकिन बिल्कुल सेफ है, वहां कुछ नहीं हुआ कल के उसमें। लेकिन जो हाँ। नई बसावट है, नए नए जो बने हैं, वो सारे हाँ। हाँ। तबाह हुए हैं। इसका जी। मतलब हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। और रोकेगा कौन? कोई अथॉरिटी भी तो होते ना, कोई रोके उनको, भैया यहाँ हम्म। मत बनाओ, दूसरी जगह बनाओ, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं है। वैसे ही वो गंगोत्री हाईवे है, वहां पे हम्म। रिजॉर्ट बन गए, वो बन गए, बस पैसों पे लोगों का ध्यान है, इस तरफ तो ध्यान ही किसी का नहीं है। भाई एक दिन हम मरेंगे, इस तरफ पे तो ध्यान देना चाहिए। किसी दिन आ बिल्कुल। गया, लगातार लोग कह रहे हैं। और ये नाला जो है, ये नाला कोई छोटा नाला नहीं है, ऊपर ग्लेशियर से निकलता हुआ नाला है, एक तरह से ग्लेशियर लेक से इसमें पानी आता है। हालांकि बिल्कुल। ग्लेशियर अब कम हो गए हैं, तो लेक में भी पानी अब बढ़ गया होगा, बल्कि तो वहीं से इसमें पानी आता है। अब इस पे विवाद है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है ग्लेशियर लेक फटी हो, लेकिन इसका अभी खैर वो भूवैज्ञानिक बताएंगे। लेकिन हम्म। लगातार ये इतना लंबा चलता है ये नाला, तो बहुत हम्म। बड़ा इसमें मलबा आने की तो वो थी। उसके बाद जो मोरिन होता है, जो ग्लेशियर का छोड़ा हुआ जो मलबा होता है, वो हम्म। वहां आसपास जमा होता है। थोड़ा भी हम्म। ज्यादा पानी आ जाए तो अच्छा, ये 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 जो समझाइएगा त्रिलोचन भट्ट जी, क्योंकि देखिए आप तो वहां के रहने वाले हैं, आप तो सारी चीज बहुत बारीकी से समझते हैं। लेकिन जो दर्शक जी हमको देख रहे हैं वो आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि आप पहाड़ के हैं और आप हर चीज बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। आप ये बताइएगा कि ओवर कंस्ट्रक्शन का असर, जिसको आप विकास कह रहे हैं, जितना जी 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 विकास साइंटिफिक तौर पर उत्तराखंड में या फिर पहाड़ों को सहन नहीं है, उससे जी ज्यादा जी जो जी जी विकास हो रहा है, उसके बिल कारण ओवर कंस्ट्रक्शन के कारण बादल फटते हैं क्या? और ये जो बादल फटते हैं, ये किस तरह फटते हैं, क्यों फटते हैं, ये बताइए, इसको थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिए। नहीं, ओवर कंस्ट्रक्शन का इसके बादल फटने से कोई सीधा संबंध नहीं है। अच्छा। हालांकि बादल फटने की जो फ्रीक्वेंसी अब बढ़ी है, लेकिन हाँ। इसका उससे कोई संबंध नहीं है। ओके। संबंध क्या है कि हमने जो एक्स्ट्रा निर्माण कर दिए, कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा हमने निर्माण कर लिया। मैं कह रहा हूं ना कि ठीक जो है। धराली का जो पुराना क्षेत्र है, वो नहीं, उस पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन हाँ। नया जो हमने ज्यादा बना दिया था, कैरिंग ओके। कैरिंग कैपेसिटी को हम ध्यान ही में नहीं रख रहे हैं। केदारनाथ में, बद्रीनाथ में, कहीं भी हो, यहाँ इनको लगी हुई है कि रिकॉर्ड बनाने की, या तीर्थ यात्रियों का रिकॉर्ड बन गया। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि कैरिंग कैपेसिटी का ध्यान दो, ये उच्च हिमालयी क्षेत्र है, यहाँ कितने लोग जाने चाहिए, कितना निर्माण ये सहन कर सकता है, इसका ध्यान दो। लेकिन कैरिंग कैपेसिटी के मामले में हमारी सरकार पता क्या करती है? वहां धर्मशालाओं और होटलों के कमरे गिनती है कि इतने जी। लोग यहाँ रह सकते हैं। हम कह रहे हैं भैया, हम जब हम छोटे थे, बचपन में हमारे माता पिता हमसे कहते थे कि ऊंचे जगह आप जा रहे हो, बुग्याल हम कहते हैं, जहाँ ट्री लाइन खत्म हो जाती है और मखमली घास की जो बुग्याल हम उसको बोलते हैं, बुग्यालों में जा रहे हो, वहां खांसना नहीं है, छींकना नहीं है, खांसना हो तो हल्के से, जोर से बात नहीं करनी है। तो ये सेंसिटिविटी है, ये संवेदनशीलता है उन बुग्यालों अच्छा, की। जोरदार लेकिन आवाज से भी, हाँ ओके, मैं जी समझ जी, गई। जोर की आवाज नहीं करनी है, ये हमें हिदायत दी जाती थी। लेकिन अब तो लगातार केदारनाथ के ऊपर, बद्रीनाथ के, गंगोत्री यमुनोत्री के ऊपर लगातार हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा ना।
तो हम्म। ये अच्छा स्थितियां रुकिए हैं रुकिए उन। भट्ट जी, ये एक ने बहुत गंभीर बात आपने बताई है जो अभी तक किसी का ध्यान इस पर गया नहीं है। मैं ये इसलिए जी पूछ रही हूँ, जैसे आपने बुग्यालों की बात कही है, मैं भी बहुत पहाड़ों को पसंद करती हूँ, पहाड़ों के करीब रहना चाहती हूँ, हमेशा हर बार मैं पहाड़ों के बीच जाती हूँ, लेकिन देखती हूँ कि ओवर कंस्ट्रक्शन में ये जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं इतना जी शोर करती हैं, इतना शोर करती हैं, और ये इतनी आवाज, जो आपने कहा कि छींकना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, जी बिल्कुल चिल्लाना बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल। इन आवाजों का हम्म। कैसे असर पड़ता है? अभी मैं आपको बद्रीनाथ का उदाहरण दे रहा हूँ। हाँ। केदारनाथ को तो कर ही दिया इन्होंने, पुनर्निर्माण के नाम पर पूरे केदारनाथ को कंक्रीट का जंगल बना दिया। आगे जो क्या होगा हमें पता नहीं। बद्रीनाथ में भी मास्टर प्लान चल रहा है, मोदी जी का मास्टर प्लान चल रहा है वहां। हाँ। वहां जिस बद्रीनाथ में शंख नहीं बजाया जाता, शंख नहीं बजता। शंख इसलिए नहीं बजता कि पुराने लोगों ने देखा होगा ना, दोनों चारों तरफ उसका जो है ग्लेशियर है, ग्लेशियर जो है शंख की आवाज से भी उनमें कंपन होगी तो गिरेंगे। हम्म। लेकिन हम्म। वहां मैंने देखा बड़ी बड़ी 4 मशीनें लगी हुई हैं, हाँ। पोकलैंड मशीनें, जेसीबी, और वो जी। लगातार इतना शोर हो रहा है काट रही पूछो है मत। पहाड़ों को। हम्म। जी जी जी। वो मतलब पूरी तरह इसी तरह ये जो सड़कें बन रही हैं उसमें भी बड़ी मशीनें लग रही हैं। पहले तो हम्म। पहाड़ों की जो पुरानी सड़कें हैं वो मैन्युअली खोदी गई थी, लेकिन अब तो बड़ी बड़ी मशीनें हैं इनके पास। तो पूरे पहाड़ को मशीनों अच्छा, से। पहाड़ तो इतने मजबूत होते हैं, तो फिर उन आवाजों लेकिन से कैसे उन पर प्रभाव पड़ता है, शोर से? हिमालय इतना मजबूत नहीं है। हिमालय हम्म। दरअसल कच्चा पहाड़ है, और भूवैज्ञानिक कह रहे हैं ये अब भी बनता जा रहा है। बिल्कुल युवा पहाड़ है ये, युवा के अभी हम्म। बचपन में है, ये अभी बनता जा रहा है, तो बहुत कच्चा पहाड़ है। बाकी हम्म। पहाड़ों की तरह जैसे अरावली की तरह, विंध्याचल की तरह ये मजबूत पहाड़ नहीं है। ये हाँ। बहुत कच्चा पहाड़ है। ये बहुत जल्दी इसमें कंपन होती है और बहुत जल्दी गिर जाता है। तो इस चीज का जो है इन निर्माणों में, सड़क के निर्माण या बिल्डिंगों के निर्माण में कहीं ध्यान नहीं रखा गया है। और होटल ओके। कल्चर ने भी पहाड़ों को बहुत बुरी तरह तहस नहस कर दिया है। नुकसान किया कई है। मंजिला होटल पहाड़ियों को काट काट कर कई मंजिला होटल बनाए जा रहे हैं। वो हम्म। पहाड़ तो कच्चे हो ही रहे हैं। उसका जो सीवरेज है, कोई सीवरेज प्लांट तो वहां है नहीं, वो सीवरेज सारा गंगा में और वहां की नदियों में बहाया जा रहा है। ये एक विकट स्थिति है। हम हम्म। हमें बताया जाता था कि हम कभी भी जो है ना, अभी भी हमारी आदत है, हम बहते पानी में बाथरूम नहीं कर सकते। हमें बताया हम्म। जाता था बहते पानी में बाथरूम नहीं करना है, क्योंकि ये नीचे जाता है और वहां लोग पीते हैं इस पानी को, इसलिए हम्म। सूखी जगह पे रो उसमें नहीं। लेकिन यहाँ तो सारा उसी गंगा में बह रहा है और सारा नीचे जा रहा है। तो अब ये बिल्कुल। स्थितियां हैं, तो इसमें क्या ही कहा जाए। मतलब हमारी अब बात तो कौन सुनता है, लेकिन फिर भी हम तो कह रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला दरअसल यहाँ है नहीं। जी। बिल्कुल। अच्छा, करीब 200 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है त्रिलोचन भट्ट जी। तो जो लोग जी मलबे में दबे हैं, उनके बचने की कितनी उम्मीद है? नहीं, अब जैसे जो सरकारी आंकड़ा अभी अभी मैं आपसे जुड़ने से पहले देख रहा था, तो ये कह रहे हैं 135 लोगों को हमने रेस्क्यू किया है हाँ। उसमें। और ये धराली में नहीं हुआ, धराली से 6 किलोमीटर पहले जो है हरसिल है। हरसिल में हर्षिल। आर्मी कैंप था, वो भी तहस नहस हुआ है। हाँ। तो ये बता रहे हैं कि 100 लोग हमने धराली से और 35 जो है आर्मी कैंप के नीचे से हमने रेस्क्यू कर दिए हैं। हम्म। और लापता होने के ये जो आंकड़े बता रहे हैं, ये बता रहे हैं 8 सिविलियन जो धराली के थे, और 2 नेपाली मजदूर और 9 आर्मी के जवान लापता हैं। लेकिन ये तो सरकारी आंकड़ा है। जिस तरह से हम देख रहे हैं, कल वाले एक वीडियो में जूम करके हम देख रहे हैं, तो पूरे के पूरा बिल्डिंग आ रहे हैं, 10-12 लोग तो वहीं उसमें जा रहे हैं। तो हम्म। इसका मतलब कम से कम 200 लोग तो, जैसे अनुमान लगाया जा रहा है, 200 लोग तो वहां मलबे में दबे हैं। और हमें नहीं लगता अब उनके बचने की कोई गुंजाइश है। बहुत मुश्किल है, नहीं हो सकता, क्योंकि इतना बड़ा वो सैलाब था। टनों मलबा उनके ऊपर होगा, तो बचने की अब बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। फिर भी कोशिशें हो रही, कोशिशें की जानी चाहिए। जी जी। अच्छा, आप उस वीडियो की बात कर रहे हैं जिसमें लोग भाग रहे थे और जी ऊपर से वो जी मलबा आ रहा जी था, जी जी। बिल्कुल। और अचानक उनके आगे से भी वो कहीं बिल्कुल। न इधर जा सकते थे, न उधर जा सकते थे। अच्छा, और यही ऐसी बात के। घटनाओं को जी। रोकने के लिए त्रिलोचन भट्ट जी, और आगे ऐसा कुछ ना हो, आप सरकारों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? सुझाव तो हमारे सुझाव खैर सरकार क्या मानेगी, लेकिन फिर भी ऐसी जगह चिन्हित की जानी चाहिए। डॉक्टर रवि चोपड़ा की मैंने बात की थी, तो जब हाँ। उन्होंने पर्यावरणीय आकलन किया था इसका, तो उन्होंने वो सारे सड़क के किनारे के चिन्हित किए हुए हैं, बाकायदा रिपोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट को भी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने वो रिपोर्ट कंसिडर भी की थी। लेकिन बाद में रक्षा मंत्रालय गया और कहा कि जी ये तो बॉर्डर वाला इलाका है, यहाँ चौड़ी सड़कें चाहिए, तो उस आधार पर सड़कें चौड़ी करने की फिर इजाजत मिली। लेकिन डॉक्टर रवि चोपड़ा की
रिपोर्ट पे कंसिडर किया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो उन्होंने तमाम जगह चिन्हित कर रखे हैं कि यहाँ खतरा है। तो कम से कम वो जो जगह चिन्हित हैं, उन्हीं में जो है घनी बस्तियां जहां हैं उनको सुरक्षित जगहों पे ले जाएं। तो यही एक चारा है, बाकी तो कुछ है नहीं। और हाँ, दूसरी बात यह है कि उत्तराखंड के हजारों गांव अभी खतरे की जद में हैं। उनका उनका पुनर्वास किया जाना है, तो उन्हें दूसरी जगह बसाया जाना है, लेकिन उत्तराखंड के पास इतनी जमीन ही नहीं है, उन्हें कहाँ बसाया जाए। तो ये हजारों गांव के लोग खतरे में हैं। और ये इधर नदियों के किनारे के तो ही, ऊंचे पहाड़ों में भी तमाम सारे गांव में हैं जो खतरे की जद में हैं। उत्तराखंड सरकार की एक पुनर्वास नीति भी है, लेकिन पता नहीं कहाँ वो पुनर्वास नीति है। लेकिन पुनर्वास नीति का करना क्या है, जब इनके पास लैंड तो है ही नहीं, लैंड बैंक कहीं नहीं है, कोई जमीन है ही नहीं इनके पास। तो तरीका यही है कि जहां भी ये जगह है, थोड़ी सी दूर उनको किसी सुरक्षित जगह पे, जहां इस तरह का खतरा ना हो, किसी नाले का प्रवाह ना हो, नदी का प्रवाह ना हो, ऐसी जगह पे बसाया जा सकता है। और बहुत कठिन काम भी नहीं है। जहां ऐसी जगह है वहां आबादी को, वहां नए निर्माण न होने दिए जाए, भारी भरकम निर्माण न होने दिए जाए। तो यही एकमात्र उपाय है इसका। जी। जी, चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया त्रिलोचन भट्ट जी, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत-बहुत आभार। तो आज उत्तरकाशी में जिस तरह के हालात हर कोई देख रहा है, हर कोई पूरा देश घबराया हुआ है और हर किसी की नज़र इसी पर है कि आखिर क्या कुछ हो रहा है। तो जो भी अपडेट्स आ रही है हम लगातार आपको बताते जा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।